A2GS में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संवैधानिक विकास के निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट को डीप में बताएंगे और लास्ट में इसी एक्ट से संबंधित जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लास्ट में MCQ के आधार पर विश्लेषण करेंगे। तो 1833 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसका क्या महत्व रहा और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में 1833 के चार्टर एक्ट के बाद क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के पहले की घटना को पहले समझिए, इसके बाद 1833 में क्या क्या प्रावधान किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसको समझिए, फिर इसके बाद 1833 के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ा इसको समझिए। तो तीनों को कालखंड को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 1757 से 1833 ईस्वी के बीच कालखंड को तलवार एवं व्यापार का युद्ध कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो प्रकार की शक्तियां आ गया, पहला तलवार की शक्तियां और दूसरा व्यापार की शक्तियां। कब से, तो 1757। तो 1757 ईस्वी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध लड़े। किससे, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किए और ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार प्रांतीय लेवल पर सत्ता की प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो तलवार की बल यहां से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब क्या होता है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णायक युद्ध था, जिसमें तीनों शासकों को पराजित करते हैं। कहां, बंगाल के नवाब को, अवध का और दिल्ली के जो शासक थे शाह आलम द्वितीय, तो उनको पराजित करने के बाद भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त कर लेती है। अब 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इस दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासक और राजनीतिक स्तर पर धन की प्राप्ति होता है। ठीक है, व्यापार से तो पहले धन की प्राप्ति कर ही रहे थे, लेकिन शासन और प्रशासन और राजाओं से कर राजस्व के रूप में धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। किसके पास, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। आगे चलकर 1765 से 1772 ईस्वी के बीच रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन स्थापित किया जाता है। और द्वैध शासन दो प्रकार का शासन, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी जो राजस्व वसूली का काम करेगी, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, और नवाब जो होंगे वे शासन और प्रशासन चलाएंगे, देखभाल करेंगे। ठीक है, तो द्वैध शासन स्थापित हो जाता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे राजनीतिक शक्तियां, व्यापारिक शक्तियां, राजाओं या प्रांतों में हस्तक्षेप वगैरह धीरे धीरे शक्तियों को बढ़ा रही है। आगे चलकर 1773 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। अब ये एक्ट क्यों लाया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन को एक तरह से एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूर्वी भारतीय क्षेत्र में या पूर्वी एशियाई क्षेत्र में व्यापार कर रही है, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर ब्रिटिश सत्ता से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और यही इसी एक्ट के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण की शुरुआत होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण की शुरुआत होता है लेकिन अधूरा होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे समझिए कि 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण का प्रारंभिक चरण माना जाता है। आगे चलकर 1764 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, देखिए 1773 और 1784 के बीच एक और संशोधन होता है जिसे सेटलमेंट एक्ट 1781 कहा जाता है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां होता है उसे संशोधन के लिए लाया जाता है। बाद में और कुछ कमी या खामियां रह जाता है
तो 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे निदेशक मंडल कहा जाता है, उनका अधिकार क्षेत्र आता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन यहाँ पर एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, नियंत्रण मंडल कहा जाता है, जो 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल था। अब यहाँ पे शक्तियों का विभाजन हो जाता है कि व्यापारिक मामलों का देख रेख बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी और प्रशासनिक वगैरह का देख रेख जो है वे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल करेगी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन होगा। ठीक है, आगे चलकर 1793 ईस्वी में प्रथम चार्टर एक्ट पारित किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और इस एक्ट में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार को बढ़ाने का प्रावधान किया जाता है पहली बार, और यही आगे चलकर 20-20 वर्षों का प्रावधान हो जाता है और निजी व्यापार को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो निजी व्यापार किया करते थे उसे समाप्त करने का प्रावधान किया जाता है इस एक्ट में। ठीक है, आगे चलकर 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी के बीच ध्यान दीजिएगा, 1798 से 1805 ईस्वी के बीच इस समय लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल होते हैं और उन्होंने सहायक संधि के अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र को विस्तार करते हैं। तो विस्तार की शक्ति भी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। तो विस्तार यहाँ पे होता है भारतीय क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से विस्तार किया जाता है। ठीक है, आगे चलकर 1813 ईस्वी में वैचारिक शासन की नींव पड़ती है। वैचारिक शासन का क्या होता है, नींव पड़ता है। अर्थात अब यहाँ पे तलवार के बल पर तो भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र बढ़ रहा है, व्यापार के बल पर हो रहा है, लेकिन अब मानसिक गुलामी का नींव डाल दिया जाता है। कब? 1813 के चार्टर एक्ट में। कैसे? तो भारतीय शिक्षा को, आधुनिक शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया का प्रावधान किया जाता है और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का पहली बार दिशा निर्देश दिया जाता है। एक तरह का अधिकार दिया जाता है कि आप भारत में जाइए, ईसाई मिशनरियों को और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। यानी यहाँ से भारतीय लोगों को मानसिक गुलामी का नींव पड़ जाता है, इसलिए वैचारिक शासन की नींव आ जाता है। ठीक है, आगे चलिए देखिए, ये तो कालखंड था 1757 से लेकर 1813 ईस्वी के बीच। अब 1833 ईस्वी के बाद क्या हुआ, तब 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आएगा। तो 1833 के बाद देखिए आधुनिक कानून का नींव पड़ा, यानी पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में और प्रशासन जो है वो केंद्रीयकृत कर दिया गया। केंद्रीकृत शासन और शोषण का युग शुरू हो गया 1833 के बाद। ठीक है, अब 1833 के चार्टर एक्ट को समझिए ताकि आपको और सरल तरीके से 1833 के चार्टर एक्ट समझ में आएगा। देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट पारित किया गया था वो किसके द्वारा पारित किया गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। याद रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया। तो उस समय, जिस समय यह चार्टर एक्ट पारित किया गया था, उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे, तो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। याद रखिएगा, तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल थे। अब इस एक्ट के बाद 1833 से 1835 ईस्वी के बीच भारत का गवर्नर जनरल के रूप में पहली बार लॉर्ड विलियम बेटिंग बने और शासन वगैरह करना प्रारंभ कर दिए। अब 1833 के चार्टर एक्ट के समय तत्कालीन ब्रिटिश शासक कौन थे, यानी ब्रिटेन का राजा कौन थे, तो विलियम फोर। विलियम फोर उस समय तत्कालीन शासक थे, राजा थे, कहां का, ब्रिटेन का। तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के उस समय कौन थे, 1833 के चार्टर एक्ट के समय, तो उस समय थे लॉर्ड ग्रे। ये एग्जाम्स में आया हुआ है।
1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड ग्रे, शासक विलियम फोर और गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये तीन याद रखिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट को ही जो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था उसी का नवीनीकृत कर दिया गया 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था 1833 का चार्टर एक्ट का, 1833 का चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय, विधायी और एवं प्रशासनिक केंद्रीयकरण, यानी वित्तीय, विधायी यानी कानून बनाने की शक्ति और प्रशासनिक शासन चलाने की शक्ति को केंद्रीयकरण कर दिया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, किसका? तो 1833 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय, विधायी एवं प्रशासनिक केंद्रीयकरण करना। क्लियर है? इसका मुख्य प्रावधान क्या क्या? तो बहुत सारे प्रावधान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक एकाधिकार मोनोपोली स्थापित था, जो 1813 ईस्वी में ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकते थे ऐसा अधिकार बना हुआ था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत चाय और चीन से भी व्यापार नहीं कर सकते हैं, इसलिए व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल शासन संस्था बना दिया गया। अब केवल शासन चला सकते हैं वो भी ब्रिटिश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, अब शासन चलाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया किस चार्टर एक्ट में? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद अब इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो 1828 से 1833 के बीच थे, अब 1833 के चार्टर एक्ट पारित होने के बाद अब भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा, अर्थात गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद का सृजन किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और पहली बार भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, पूर्ण लॉर्ड विलियम बेटिंग पहली बार बने। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब लॉर्ड विलियम बेटिंग को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो गया इस एक्ट के तहत। क्या क्या? तो पूर्ण विधायी शक्ति। अब पूर्ण विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति किनके पास चला गया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के पास। अब ना तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ना ही मद्रास प्रेसिडेंसी और ना ही बंगाल प्रेसिडेंसी, कोई प्रेसिडेंसी प्रांतीय लेवल पर कानून नहीं बनाएगी। अब कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल और उसके परिषद के पास चला आया किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, तो पूर्ण विधायी यानी कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल को नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्राप्त हो गया किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत नागरिक शक्तियां भी अनेक प्रकार का डिसीजन और सैन्य शक्तियां भी, किससे युद्ध करना है, किससे संधि करना है, ये सारे निर्णय अब कौन लेंगे? तो गवर्नर जनरल लेंगे। ठीक है, ऐसा शक्ति किनके अधीन आ गया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तीसरा प्रावधान किया गया विधायी शक्तियां, जो प्रांतीय लेवल पे कानून बनाने का अधिकार जो प्राप्त था किसके पास? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास, मद्रास प्रेसिडेंसी के पास, बंगाल प्रेसिडेंसी के पास। अब इनसे छीन लिया गया। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी जो कानून बनाने का अधिकार था इनसे छीनकर और डायरेक्ट गवर्नर जनरल को दे दिया गया, यानी विधायी शक्तियां इनसे बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियां जो कानून बनाने की शक्तियां था इसे समाप्त कर दिया गया और ये शक्तियां दे दिया गया किसे? गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग को। ठीक है, आगे चलकर क्या होता है? चौथा प्रावधान, इसमें चौथा सदस्य जोड़ा जाता है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथा सदस्य
जो अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं अस्थाई होता है, इनको भाग लेने का अधिकार था। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में भाग ले सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे, ऐसा अधिकार प्राप्त था। ठीक है, अब चौथा सदस्य गवर्नर जनरल के परिषद में, गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी परिषद में चौथा सदस्य के रूप में जोड़ा जाता है। और चौथा सदस्य कोई कैसा होता है, तो विधि सदस्य के रूप में, यानी कानूनी सलाह के रूप में इनको जोड़ा जाता है। और पहला सदस्य कौन बनते हैं, तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल होते हैं। उनको मतदान देने का अधिकार नहीं था लेकिन बैठक में भाग ले सकते हैं। और लॉर्ड मैकाले ने ही इस एक्ट के तहत पहली बार विधि आयोग का गठन होता है। विधि आयोग का कब, 1834 ईस्वी में। तो 1834 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग का गठन 1833 के एक्ट के अनुसार किया जाता है, 1834 ईस्वी में। किनके दिशा निर्देश में, तो लॉर्ड मैकाले। और आगे चलकर यही विधि आयोग आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड और सीआरपीसी और सीपीसी, ये सब कानून आगे चलकर बनती है। आईपीसी जो है इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये 1860 में बनता है और लागू 1862 में होती है। ठीक है, तो विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य किनको जोड़ा जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को शामिल किया जाता है गवर्नर जनरल के परिषद में। ठीक है, दास प्रथा की समाप्ति 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया जाता है, गैर कानूनी घोषित किया जाता है। ठीक है, कानूनी नहीं गैर कानूनी घोषित किया जाता है। तो 1833 में ब्रिटेन में और ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटिश से अधिकृत क्षेत्र में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। देखिए क्या होता है, 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि अब ब्रिटेन में दास प्रथा नहीं होगा और ब्रिटेन के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र शामिल है वहां पे दास प्रथा नहीं होगा, यानी लोगों का क्रय विक्रय ये सब नहीं होगा, गैर कानूनी कर दिया जाता है। लेकिन भारत में दास प्रथा समाप्त कब होता है, तो 1843 ईस्वी में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड एलन बरो। तो लॉर्ड एलन बरो के दिशा निर्देश में 1843 में भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, छठा प्रावधान क्या होता है, सिविल सेवा में भारतीयों को छूट देने का प्रावधान किया जाता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय लोग पद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें न तो धर्म, न जाति, न नस्ल, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक प्रकार से सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का इसमें चयन करने का प्रावधान किया जाता है। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल करने के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए इसमें पद और रोजगार का सृजन करने का प्रावधान किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस एक्ट को या इस प्रावधान को लागू नहीं किया जाता है, इसे बंद कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और आगे चलकर क्या हुआ, तो प्रशासनिक महत्व। अब इस एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रशासनिक महत्व होता है, तो भारत में एकीकृत प्रशासन की नींव पड़ जाती है। अर्थात बॉम्बे मद्रास किसके अधीन हो जाता है, बंगाल का, और बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे तीनों एक होकर भारत के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाता है। तो एकीकृत प्रशासन की नींव पड़ जाती है, कौन सा, 1833 का चार्टर एक्ट। और इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक संस्था, यानी जो व्यापारिक संस्था को समाप्त कर इसे शासन संस्था में बदल दिया जाता है। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करके इसे शासन
संस्था में बदल दिया जाता है। इसका प्रशासनिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व क्या होता है? तो आधुनिक प्रशासन की नींव रखी जाती है। आधुनिक प्रशासन का नींव रखी जाती है, केंद्रीयकृत होता है और कानूनी सुधार होता है जो आगे चलकर आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ये सब बनता है। और 1858 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन को शक्ति प्रदान का नींव वास्तविक रूप से यहीं से प्राप्त होता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस चार्टर एक्ट को आलोचना भी किया जाता है, भारतीयों को भागीदारी नहीं होती, यानी 1833 के चार्टर एक्ट में भारतीयों को भागीदारी, सत्ता में भागीदारी नहीं दिया जाता है कोई भी। और इस आलोचना के अंतर्गत शासन अंग्रेजों के हाथ में होता है। ठीक है, किसके हाथ में? तो अंग्रेजों के हाथ में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत शासन रहता है। इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता। ये आलोचना है किसका? 1833 का चार्टर एक्ट का। ठीक है, आगे चलकर देखिए क्या होता है। देखिए, ये है बंगाल प्रेसिडेंसी और ये है मद्रास प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी को भी समझ लीजिए। देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंसी थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंसी कौन था? बंगाल। ठीक है, इसका मुख्यालय कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता। बंगाल प्रेसिडेंसी का मुख्यालय कलकत्ता था। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में विधायी और प्रशासनिक केंद्र कलकत्ता में था। 1833 के जो चार्टर एक्ट के बाद जो कानून बनाने की शक्ति और प्रशासन चलाने की शक्ति कहां? कलकत्ता में, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में ही था। भारत का गवर्नर जनरल बंगाल में स्थित, यानी भारत के जो गवर्नर जनरल थे वे बंगाल में रहा करते थे, कलकत्ता में, और यहीं से विधायी यानी कानून बनाने का शक्ति का उपयोग करते थे और भारत, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में शासन भी चलाते थे। पूरे भारत के लिए कानून, यानी पूरे भारत के लिए कानून बनाने का स्थान कहाँ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी ही था। और मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्ति समाप्त कर दिया गया, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल और मद्रास की विधायी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी को भी समझ लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियों में से एक था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी था। पहला जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बंगाल को तो आप समझ गए। मद्रास प्रेसिडेंसी 3 प्रेसिडेंसियों में से एक था। इसका मुख्यालय मद्रास अर्थात वर्तमान में चेन्नई। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां अर्थात कानून बनाने की शक्तियां क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये शक्तियां चला गया किसके पास? भारतीय गवर्नर जनरल के पास चला गया। कानून बनाने का अधिकार केवल भारत के गवर्नर जनरल के पास, किसके पास? तो केवल भारत के गवर्नर जनरल के पास था। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी समझ लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियों में से ये भी एक था। इसका मुख्यालय बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई था। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां समाप्त कर दिया गया, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कानून बनाया जाता था 1833 के पहले, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया इसके तहत। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार केवल भारत के गवर्नर जनरल के पास, जो बंगाल में रहकर कानून बनाते थे, वहीं से शासन प्रशासन चलाते थे। प्रशासनिक इकाई बनी रही, यानी प्रशासनिक इकाई यहां बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बनी रही, लेकिन विधायी स्वतंत्रता नहीं रही, यानी कानून बनाने की शक्ति नहीं रही। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये था। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ देखिए। अब एमसीक्यू के आधार पर समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है। 1833 का चार्टर एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो किसके द्वारा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य, भारत के गवर्नर जनरल, तीनों के पास नहीं। कौन? तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा स्वरूप समाप्त हुआ? प्रशासनिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप, व्यापारिक स्वरूप, सैन्य। तो कौन सा स्वरूप? व्यापारिक स्वरूप को समाप्त कर दिया गया और प्रशासनिक और राजनीतिक ब्रिटिश गवर्नर के, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। ठीक है,
1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी किस रूप में कार्य करने लगी? व्यापारिक संस्था, धार्मिक संस्था, प्रशासनिक संस्था, शैक्षणिक, किस रूप में? तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक संस्था के रूप में काम करने के लिए बाध्य कर दिया गया, ठीक है, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बनते हैं 1786 से लेकर 1793 के बीच। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 के बीच। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से लेकर 1833 और फिर भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं 1833 से 1835 के बीच, ठीक है। और लॉर्ड बेलेजली बनते हैं 1798 से लेकर लॉर्ड बेलेजली 1805 ईस्वी तक, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा शासन के संदर्भ में क्या किया गया? तो सहायक संधि के तहत विस्तार किया, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र को विस्तार किए और बंगाल का शेर कहे थे लॉर्ड बेलेजली ही ने। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बने? तो कौन बना? इसमें आएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। अगला, 1833 के चार्टर एक्ट ने किस प्रांत की विधायी शक्तियां समाप्त की गई? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, पंजाब, असम, यानी तीनों का, लेकिन सबसे ज्यादा जो कहा जाएगा वो होगा कौन सा? बॉम्बे और मद्रास, यानी मद्रास और बॉम्बे, इनकी शक्तियां समाप्त कर दी गई, कानून बनाने की शक्तियां। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? गवर्नर परिषद को, प्रांतीय सरकारें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, भारत का गवर्नर जनरल। तो अब यानी कानून बनाने की शक्ति कहा दिया जाए तो भारत के गवर्नर जनरल। गवर्नर परिषद भी शामिल होगा, लेकिन गवर्नर जनरल की परिषद नहीं कहा गया, तो इसलिए भारत का गवर्नर जनरल आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किस नए पद का सृजन किया गया? वित्त सदस्य, विधि सदस्य, सैन्य सदस्य, शिक्षा सदस्य। तो विधि सदस्य को शामिल किया गया, जो विधि आयोग का गठन पहली बार लॉर्ड मैकाले के दिशा निर्देश में 1834 ईस्वी में किया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। आगे, भारत का पहला विधि सदस्य लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। तो कौन होते हैं? लॉर्ड मैकाले भारत का विधि आयोग का या विधि सदस्य के रूप में अस्थायी तरीके से शामिल होते हैं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में। 1833 का चार्टर एक्ट किस व्यवस्था की नींव रखता है? संघीय व्यवस्था, केंद्रीयकृत विधान व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, ग्राम स्वराज्य। तो वो होगा केंद्रीकृत विधान व्यवस्था, याद रखिएगा, केंद्रीकृत विधान व्यवस्था, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट किस आयोग का गठन का आधार बना? हंटर आयोग। देखिए, हंटर आयोग पहली बार 1862 ईस्वी में और फिर एक हंटर आयोग बनता है 1919 ईस्वी में, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में। भारतीय विधि आयोग पहली बार 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले और आगे चलकर स्वतंत्र भारत में 1955 में, ठीक है। सैंडलर आयोग, ये शिक्षा से संबंधित 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो 1833 का चार्टर एक्ट किस आयोग के गठन का आधार बना? तो कौन सा आयोग होगा? तो वो होगा भारतीय विधि आयोग, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्यापार विस्तार, प्रशासनिक केंद्रीयकरण, सैन्य सुधार, भूमि सुधार। क्या होगा? प्रशासनिक केंद्रीयकरण, ठीक है, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास की सारी शक्तियां एक करके भारत के गवर्नर जनरल के पास अब एकीकृत हो गया, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार कानून पूरे भारत में कैसे लागू होते थे? तो केवल बंगाल में, केवल प्रांतों में, पूरे भारत में सामान्य रूप से केवल ब्रिटिश क्षेत्रों में, ठीक है। तो केवल ब्रिटिश क्षेत्रों में, ठीक है, केवल ब्रिटिश क्षेत्रों में। आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट,
1833 के चार्टर एक्ट से किसकी शक्ति बढ़ी? किसकी शक्ति बढ़ी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसकी शक्ति और कम गई। ठीक है, प्रांतीय गवर्नर की भी शक्ति, विधायी शक्ति भी छीन लिया गया। भारत का गवर्नर जनरल की शक्ति में बढ़ोतरी किया गया और भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति इनके पास चलाया। सैन्य और प्रशासन सब इन्हीं के पास से चलाया। ठीक है, नागरिक, सैन्य, प्रशासन सब। 1833 के चार्टर एक्ट ने किस प्रकार की व्यवस्था को कमजोर किया? केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वतंत्रता, न्यायिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। तो किसे? तो प्रांतीय स्वतंत्रता को क्या किया? कमजोर कर दिया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी की शक्तियों का, विधायी शक्तियों का छीन लिया गया, अर्थात कमजोर कर दिया गया। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। 1833 का चार्टर एक्ट भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? यह अंतिम चार्टर एक्ट था? नहीं। इसने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? नहीं। इसने कंपनी के शासन समाप्त कर दिया गया? नहीं। इसने आधुनिक विधि एवं प्रशासन की नींव रखी गई? इसने शिक्षा को समाप्त किया गया? नहीं। आंसर क्या होगा? इसने आधुनिक विधि और प्रशासन की नींव रखी। आंसर होगा सी। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1833 के चार्टर एक्ट तक जितने भी एक्ट आया है, ये सब का डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आज यहीं तक, थैंक यू।